नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं 2024 के चुनाव की। अब आप कहेंगे कल नतीजे आने वाले हैं, 4 राज्यों के नतीजे आएंगे, 5 के नहीं आएंगे। मिजोरम के नतीजे दरअसल सोमवार यानी कि 4 तारीख को आएंगे। तो नतीजे 4 विधानसभा राज्यों के आने वाले हैं और आप बात कर रहे हैं 2024 की। जी हाँ, इसके पीछे एक वजह है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि आज की रात कयामत की रात है। दरअसल नींद नहीं आएगी राजनीतिक दलों को, उनके अध्यक्षों को, मौजूदा मुख्यमंत्रियों को, और जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सपना संजोए बैठे हुए हैं। पूरी रात करवट बदलते रह जाएंगे, क्योंकि राजनीति का ऊंट क्या करवट बदल रहा है वो संकेत साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए 2 दिन से कयासों का बाजार, सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं, कंस्पिरेसी थियरीज इजाद हो रही हैं। किसका नंबर आएगा, किसका नहीं आएगा, इसका आकलन किया जा रहा है। राज्यपालों से मुलाकात हो रही है, साथ में ताल ठोकी जा रही है, दोनों ही खेमे, क्योंकि यहां चारों की चारों जगह बाइपोलर फाइट साफ दिख रही है। 3 राज्यों में कांग्रेस बनाम बीजेपी और तेलंगाना में बीआरएस वर्सेस कांग्रेस, यह लड़ाई है। तो नतीजे तो कल आ जाएंगे, लेकिन जो ये एग्जिट पोल्स हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं होते, इन्होंने जो बानगी पेश की है उसका अगर हम आकलन करें तो क्या संकेत मिल रहे हैं 2024 के लिए, यह अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं कि ये सेमीफाइनल है सत्ता के। मेरा साफ मानना है सत्ता के ये सेमीफाइनल है, और फाइनल की दशा और दिशा ये दोनों काफी हद तक तय करने वाले हैं। तो जो एग्जिट पोल आए उन्होंने क्या कहा, मैं सिर्फ एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा सर्वे कहता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे, पर कोई बड़ी बढ़त नहीं बना रही है। कांग्रेस सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, यानी कि 3-1 का आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन अगर हम पोल ऑफ पोल्स की बात भी करें तो पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है राजस्थान में। अब यहां पर साइज ऑल्सो मैटर्स। सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान, और यहां पर 25 सीटें लोकसभा की हैं, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। मध्य प्रदेश में 2 बड़े एग्जिट पोल 2/3 तक बहुमत दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन हम उसे दूसरे नंबर की पार्टी बता रहे हैं, एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे। और अगर हम पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो बीजेपी बढ़त बना रही है। छत्तीसगढ़ में पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस की बढ़त साफ दिख रही है, और यही हाल तेलंगाना का भी है, वहां पर पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस बढ़त बना रही है। तो पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से ये 2-2 हो जाता है। तो 2-2 में क्या बराबरी की टक्कर है, और अटका हुआ चुनाव किस पासे जा सकता है, यह राजस्थान की कहानी मैं बयां कर रहा हूं। अब इसके लिए हम जो 2024 की बात करने वाले हैं, 5 साल पीछे चलते हैं, 2018, और बहुत सारी चर्चाओं में, और खुद मेरे शो पर जो देश के बड़े चुनावी विश्लेषक हैं वो कहते हैं 2018 और इसकी तुलना बेमानी है, क्योंकि 2018 में दरअसल क्या हुआ था। तीनों राज्यों में, तेलंगाना को अभी छोड़ देते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1.5 साल तो मध्य प्रदेश में, बाद में वो जनादेश की चोरी भी हुई, पर जो शुरुआती नतीजे आए थे 2018 में, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत गई, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीत गई,
और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीत गई। कुल मिलाकर 65 में से 62 सीटें बीजेपी की झोली में गिरती दिखाई दी कि जी, इसलिए ये कंपैरिजन मत करिए कि जी ये नतीजा क्या आएगा 2023 का, 2024 के बारे में आकलन करना बेईमानी हो जाता है। पर दरअसल ये आधी अधूरी बात है। हम इसी बिना पर चर्चा बस आगे बढ़ाकर खत्म कर देते थे। पर 2018 में 2-3 बातें और हैं जिन पर हमें गौर करना होगा, और कुछ बदलाव हुए हैं 2023 के जो चुनाव हुए इन 3 राज्यों में। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, और जैसे राजस्थान में नारा बुलंद हुआ था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वसुंधरा राजे की एंटी इनकम्बेंसी से हार गई, लेकिन मोदी का करिश्मा बरकरार था तो 25 की 25 सीटें जीत गई। 5 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए बीजेपी, छत्तीसगढ़ में तो 3/4 बहुमत लिया कांग्रेस ने, लेकिन 11 में से 9 सीटें बीजेपी की झोली में चली गई। तो रमन सिंह लंबे समय तक 3 बार के मुख्यमंत्री थे, वो एंटी इनकम्बेंसी थी। इस बार अलग क्या हुआ है? इस बार अलग यह है कि बीजेपी ने दरअसल कोई चेहरा ही पेश नहीं किया, ना छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश और ना राजस्थान में। सरकार सिर्फ मध्य प्रदेश में है, वो भी ऑपरेशन लोटस की करामात थी। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी व्यक्तिगत साख भी दांव पर लगा दी है क्या कि मोदी का करिश्मा विधानसभा चुनाव भी जितवा देगा। क्या इस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दी है? तो ऐसे में जो ये नतीजे आ रहे हैं, क्या ये 2024 की भी एक दशा, एक संकेत, क्या हम उसमें पढ़ सकते हैं? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा के चुनाव ड्राइव करता दिखा बीजेपी की ओर से, जबकि कांग्रेस जो काम बीजेपी किया करती थी, एक फाइन आर्ट जिसको बना दिया था बीजेपी ने कि क्षत्रपों को तरजीह और तवज्जो देना, उनको मजबूती देना, वो काम क्या कांग्रेस करती दिखाई दी इन 3 राज्यों में? अशोक गहलोत उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा गया। विजय त्रिवेदी लगातार मेरे कार्यक्रम पर कह रहे हैं कि राजस्थान में या तो गहलोत जीतेंगे या गहलोत हारेंगे, यह बीजेपी कांग्रेस की जीत का सवाल ही नहीं। इस बात को मैं थोड़ी एक्सटेंड कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के लिए भी। जिस तरह से घेराबंदी की गई भूपेश बघेल की, उनका कद तो और बढ़ा दिया गया, सीधे प्रधानमंत्री के सामने टक्कर में उनको लाकर खड़ा किया गया, कटघरे में भी खड़ा किया गया। तो ये अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में छत्तीसगढ़ में आते हैं तो क्या वो 2024 की राह भी दिखा रहे हैं, या वो बिल्कुल अलहदा जुदा होंगे? और मध्य प्रदेश की जहां तक हम बात करें, मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व, 7 सांसद उतारे गए, उनमें से 3 मंत्री भी थे। अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की रणनीति इस राज्य में सफल होती भी दिखाई देगी। तो वो अच्छा प्रदर्शन 29 में से 28 फॉरगॉन कंक्लूजन हो जाता है क्या? लेकिन यहां अटक जाती है या झटक जाती है या सत्ता की राह से भटक जाती है बीजेपी, तो फिर इसके मायने क्या निकाले जाएंगे? और तेलंगाना एक और कहानी कह रहा है। तेलंगाना में 2019 के चुनाव में 17 सीटें हैं वहां पर, उनमें से 4 सीटें पाकर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी बीजेपी, और इनरोड्स हुए थे साउथ में भी इस लिहाज से कि 25 सीटें 28 में से जीत गई, कर्नाटक में 17 में से 4 ये, तो कुल मिलाकर 130 सीटें जो साउथ ऑफ विंध्याज हैं, दक्षिण भारत की, उनमें से 29 सीटें बीजेपी जीत गई थी। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार करती दिख रही है पोल ऑफ पोल्स में, तो वो अब तीसरे नंबर की पार्टी रह जाएगी क्या लोकसभा में भी? और दक्षिण भारत फिर क्या चिंता का सबब बन सकता है बीजेपी के लिए? और यहां तो बीआरएस से लड़ाई थी, बीजेपी कहीं पीछे रह गई क्या? तो जो फुटप्रिंट्स बढ़ाने की बात थी साउथ इंडिया में, वो
एक सपना ही बनकर रह गई है क्या? कुछ ऐसे ही सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट, और अंदाजा आपको लग गया होगा, राज्यों का जनादेश यानी कि 3 दिसंबर का जनादेश 24 के लिए क्या संदेश? चर्चा में मेरे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप सिंह, किसी परिचय के मोहताज नहीं, विजय त्रिवेदी और अभय दुबे मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और इस पैनल में सबसे वरिष्ठ और सबसे तजुर्बेकार और सीधी बात सवाल करते थे और आज सीधा सवाल में भी बैठे हुए हैं। तो प्रभु चावला, ये जो चुनाव हैं 4 राज्यों की अगर हम बात करें, पोल ऑफ पोल्स हमने सुन लिया, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी हमने दिखा दिया। पहले तो चुनाव खत्म होने के बाद आप पहली बार आ रहे हैं शो पे, तो लगातार आते रहते हैं, आपका आकलन क्या है इन 4 राज्यों में? स्कोर लाइन क्या रहने वाली है? देखो सुधीर, मैं एक बात बताऊं, 1980 लेकर के अभी तक, कुछ साल पहले तक मैं इन चुनाव के जो पोल होते हैं, मूड ऑफ द नेशन होता है, इनसे साथ जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और काफ़ी अंदर से देखा है किस तरह से पोल ये होते हैं। उसके बाद तकनीक और साइंस आ गई, बीच में टेक्नोलॉजी आ गए, कंप्यूटर आ गए, तो थोड़ा बदलता चला गया है। अब 13 घंटे बाद पोल ऑफ पोल की पोल भी खुलने वाली है। हाँ। पता लग जाएगा कि कहाँ पर कौन कहाँ पर है। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो किया होगा मेरे को, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि दिशा कई बार पोल ऑफ पोल्स ठीक सिखाते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं। अगर इतिहास जाकर देखें, 2015 के अंदर बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बिहार में बना दिया था, कि उसके बाद हार गए थे। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए एग्जिट पोल के अंदर क्या हुआ था। परंतु जो आपने बात की, इनका चुनाव के रिजल्ट का असर क्या पड़ेगा, चुनाव के ऑप्शन क्या है, सिनेरियो क्या है। आपने कहा कि मोदी वर्सेस लोकल चीज़ों में हो गया, या ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, कि एक चीज़ चुनाव के अंदर स्पष्ट है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है या नहीं। ये सवाल सबसे बड़ा गौण है कि 2018 से कंपैरिजन करते हैं। 2018 के अंदर 2019 में अगर सीटें इनको मिली थी मोदी जी, तो मोदी जी सेकंड टर्म मांग रहे थे, उनके फेवर में पॉजिटिव वोट था, वो कांग्रेस के लिए वोट नहीं दे रहे थे, क्योंकि 2014 में नेगेटिव वोट था कांग्रेस के खिलाफ, 2019 में पॉजिटिव तो मोदी जी के पास, मोदी जी का नेतृत्व, उनकी जो कुछ किया था काम 5 सालों के अंदर, उनके मुकाबले कोई नेता दिखाई नहीं देता था। तो 2019 का मैंडेट मोदी जी के पास उनकी फेवर में पॉजिटिव था। 2024 का वोट जब होगा वो 10 साल की इनकम्बेंसी के ऊपर होगा। तो कंपैरिजन बड़ा गलत है कि 2018 में जो हुआ था 2019 में होता। मेरे को लगता है कि 10 साल की इनकम्बेंसी और नए सेकंड टर्म लेना, ये दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल, मैं इस बात को मानते हुए प्रभु एक छोटी सी इंटरप्शन कर रहा हूं। जो कल नतीजे आएंगे, ये 4 राज्यों का जनादेश, तो मतलब कुछ संकेत देगा हमें 2024 की लड़ाई के भी? बिल्कुल देगा, एकदम देगा। कि मैं फिर बात कह रहा हूँ कि 2000 जो कल राज्य में कांग्रेस की क्या हालत होती है। कांग्रेस अगर तेलंगाना जीतता है, कर्नाटका उनके पास ऑलरेडी है, जैसे आपने कहा था 29 सीटें बीजेपी के इन 2 स्टेट से आई थी, उन दोनों स्टेट्स के अंदर बीजेपी अगर भारी नहीं पड़ती है विरोधी दलों के ऊपर, कांग्रेस का रिवाइवल होगा। अगर आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतती है और इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में से अगर 2 स्टेट भी रिटेन करती है, तो कांग्रेस अपने आप में नेशनल पार्टी बनने के क्लेम करती है। किसी रीजनल पार्टी को हरा करके सत्ता में आने वाली पहली कांग्रेस पार्टी होगी डायरेक्टली। अभी तक किसी भी रीजनल पार्टी को हराकर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। अगर रीजनल पार्टी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो इसका मतलब ये है कि रीजनल पार्टीज के दिन कम हो रहे हैं। तो कांग्रेस के ऊपर नजर पड़ेगी। इस चुनाव का रिजल्ट ये होगा कि कांग्रेस क्या अपनी इंपॉर्टेंस जो है, अपनी सुपीरियरिटी जो है, क्या ऑपोजिशन की लीडर का रोल प्ले कर पाएगी कि नहीं। इसका इंपॉर्टेंस ये है। मैं राहुल गांधी को बीच में नहीं लाना चाहता कि राहुल गांधी तो ठीक है, भारत जोड़ो जनता के दौरान उनके साथ हुआ है, परंतु ये 4 राज्यों का चुनाव स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर नेशनल पार्टी के रूप में उभर करके आएगी कि नहीं आएगी। और इसमें एक और बड़ा सवाल क्या ये भी जुड़ जाएगा, जब रिवाइवल की बात करते हैं, कांग्रेस की गत इतनी बुरी हुई पिछले 2 चुनावों में कि वो दरअसल 10% 543 की जो लोकसभा है वो भी नहीं हासिल कर पाए, जो औपचारिक नेता प्रतिपक्ष का पद होता है वो भी नहीं मिल पाया। तो रिवाइवल प्रभु का मतलब क्या होगा कि भाई इससे दुगनी हो जाए,
या वो ट्रिपल डिजिट को आसानी से पार करती दिखेगी? रिवाइवल का भी हमें जो पैमाना है उसको साफ करना होगा ना। बिल्कुल कर दीजिए। आप आंध्र प्रदेश का रिवाइवल दिखाई देती है ना, 19 सीटें उनके पास हैं, 19 से अलग करके 70 होती हैं, 60 होती हैं। आप प्रोपोर्शनली देख लीजिए, 400%, 300%। जब आप आई थी तो 3 से 70 सीटें, 70 में 67 सीटें लेकर चली गई थी, उसके बाद भी उनके पास 62 सीटें बच गई। तो ये रिवाइवल को आप देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मिरेकल हुए हैं। वो मिरेकल, पॉलिटिकल मिरेकल्स होते हैं। जब एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ती है, जब वो वेव दिखाई देती है, उस वेव के अंदर आप ये नहीं कहेंगे पहले 10% वोट की डिफरेंस था तो 10% वोट को कवर करना बहुत मुश्किल होगा। 25% की लीड कवर की है लोगों ने इस इतिहास के अंदर। अगर 1980 से लेकर के मैंने कम से कम 50 इलेक्शन कवर किए होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो आप ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी 52 सीटें 54 सीटों पर है और 45 पे आ गई है, तो बॉटम पे आ गई ना। इसके बाद ऊपर ही उठना है, उसके आर नीचे तो जाना नहीं है इससे कम। क्योंकि जिन स्टेटों की आप अब बीजेपी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, 100% उनका रेट है, स्ट्राइक रेट 5-6 स्टेट्स के अंदर। उन 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना बीजेपी के लिए एक चैलेंज भी है। वो चैलेंज क्या है? 270 सीटों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट फाइट है। उसमें से कांग्रेस के पास 20 सीटें भी नहीं है, तो 250 में से कुछ तो सीटें बीजेपी को मिलेगी, अगर वो कांग्रेस को मिलेगी, अगर ठीक काम कर रही है। हाँ, तो 190 के करीब ऐसी सीटें थी। पिछली दफा भी 2014 में भी बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी। 190 में से 178 बीजेपी के खाते में गई थी। डायरेक्ट फाइट खाते में गई, उसी 178 पे लड़ाई होनी है इस वक्त। तो ये समान करके चलिए कि जिसमें इस वक्त जो लड़ाई हो रही है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी आंध्र प्रदेश के अंदर अभी तक देखो कितने 4 सीटें आपने कहा दी। कॉर्पोरेशन का तेलंगाना, मतलब आंध्रा और तेलंगाना एक एमएलए मेरे को याद नहीं। हाँ तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना के अंदर जो है 3 एमएलए हैं या 1 एमएलए है, वहाँ से 3 से 5 हो जाए, 6 हो जाएंगे, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। परंतु सवाल ये है कि रीजनल पार्टी को हरा करके कांग्रेस सत्ता में आना, जिसको आपने और हम सब ने राइट ऑफ कर रखा था आज से 3 महीने पहले, तो सत्ता परिवर्तन होने में लोगों का मूड जो है वो ओपिनियन पोल से नहीं पता लगता। क्योंकि आपने जो दिखाया है, जो हम लोगों ने देखा है, आजकल के ओपिनियन पोल वैरायटी इतनी है। कल मैंने कहा कन्फ्यूजन कर दिया, कुछ कह रहा है, कुछ और कह रहा है, परंतु डायरेक्शन ठीक दिखाई देती है। तो कांग्रेस के लिए ये बीजेपी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बीजेपी का नेता है प्रधानमंत्री जो हमारा है, उसका ऑल्टरनेटिव देश के अंदर, सारे देश के जब पैन इंडिया लड़ाई होगी तब लोग मोदी के नाम से वोट मांगेंगे। ये बीजेपी वाले गलती करते हैं, प्रदेश में जाकर भी मोदी जी के नाम से वोट मांगना शुरू कर देते हैं। भाई आप दिल्ली भी हारे, बिहार भी हारे, पंजाब भी हारे, उसके बाद कितने इलेक्शन हारे आप? तो ये जैसे प्रभु बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आपने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए, मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए, उससे पहले एक प्री बोर्ड भी होते हैं। जो आपने कहा कि विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़वा दिया तीनों ही राज्यों में, तो ये दरअसल प्री बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया ना इन चुनावों को 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। प्रॉब्लम यह कि लोकल नेता जो उनके हैं, वो लोकल नेता बहुत अच्छे। बीजेपी के इस ज़माने में लोकल नेता ज़्यादा पावरफुल थे। अटल जी के बाद अडवाणी जी, उसके बाद दारू सिंह शेखावत, या पतवा जी के नाम दीजिए, या किसी और कितने नाम मैं गिना सकता हूँ आपका बीजेपी के। कल्याण सिंह जी थे, सब जगह थे। परंतु अब आप नाम नहीं गिना सकते उतने सारे जितने पहले थे, क्योंकि अब पहली बार लगा कि लोकल लीडर्स को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज को घोषित नहीं किया, परंतु शिवराज जी कम से कम 140 रैलीज वहाँ पर की। 166। इस बार अमित शाह, मोदी जी रोड शो के ऊपर इतना नहीं उतरे, 166 रैली की उन्होंने। इस बार मोदी जी और शाह जी वहाँ पर जाकर के उतने रोड शो नहीं किया, उतनी रैली नहीं की जितनी पहले उन्होंने की थी। उनको भी लग गया कि लोकल लोगों के ऊपर निर्भर करना चाहिए। परंतु मोदी को एक सिंबल बना देना हर जगह, जैसे मध्य प्रदेश में मोदी जी ने चिट्ठियाँ भेजी, सबके नाम फ़ोन करते रहे, लोगों के ऊपर प्रचार किया। ये जो है एक सिस्टम जो है अल्टीमेटली कि सेंट्रल लीडर ही चुनाव लड़ाएगा, जो इंदिरा गांधी के नाम से शुरू हुआ था। पर इंदिरा जी के ज़माने में बड़े नेता भी हुआ करते थे, परंतु इरोजन जो हुआ है लोकल लोगों का बीजेपी के राज्य में अब इतनी बार, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब रमन सिंह हैं, इतने बड़े 15 साल रहे, उनको आप लास्ट मोमेंट पर सामने लेकर के आ गए। तो ये जो स्ट्रैटेजी जो है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक चालिका नेतृत्व, जो कहते हैं कि संघ की भाषा है कि एक ऊपर से जो आर्डर आएगा नीचे तक चलता चला जाएगा, उसको पॉलिटिकल पार्टी में इम्प्लीमेंट करना नहीं चल सकता, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, हर तरह की संस्कृति है, हर तरह के लोकल फैक्टर्स हैं। तो अब आप देखें 2014 से 2018 तक लगभग 18 स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकारें होती थी अकेली या जुड़ करके, अब 12 पे आ गई हैं, आधा दर्जन कम हो गई हैं। तो स्ट्राइक रेट असेंबली इलेक्शन के अंदर बीजेपी का कम होता चला जा रहा है। तो कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर हार जाएंगे।
तो ये चिंता का सबब भी है क्या? मैं समझ गया। प्री बोर्ड नहीं बात सकते, प्री बोर्ड नहीं कर सकते। प्रदीप जी, जो प्रभु कह रहे हैं कांग्रेस के रिवाइवल के संकेत तो दिखेंगे बीजेपी के लिए, पर क्या ये चिंता का सबब है? कैसे देखेंगे, कैसे आंकेंगे कल के जनादेश को, जिसकी वानगी कुछ हमें मिल रही है? देखिए संदीप, विषय पर बात करते मैं कह रहा हूँ 2018-19 में जो हुआ विधानसभा चुनाव का नतीजा 18 में जो आया 19 में उस पर असर नहीं पड़ा। आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा, 18-19 की तुलना नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में या 10 साल हो रहे हैं मोदी को, जब लोकसभा चुनाव होगा, मोदी की लोकप्रियता में मोदी का जो आकर्षण है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। कम से कम ऊपर तो दिखाई नहीं दे रही, जमीन पर अंदर बहुत कुछ हो रहा हो तो पता नहीं, हमको तो नहीं पता, लेकिन ऊपर से जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि मोदी की लोकप्रियता, उनका आकर्षण, उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। 2024 में वो किसी शिवराज सिंह चौहान के लिए, रमन सिंह के लिए या फिर किसी और के लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे, वो अपने लिए वोट मांगने जाएंगे। और हमने ये पिछले 10 साल में देखा है कि मोदी जब अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तो वोटर का बिहेवियर अलग होता है। तो इसलिए मैं इस विधानसभा चुनाव के नतीजे के 2-3 असर मानता हूं। एक, जो पार्टी जीतेगी, ज्यादा आगे दिखेगी, उसके कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह होगा। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस जीतती है, ज्यादा स्टेट कांग्रेस जीत जाती है, तो उसका असर जो विपक्षी दलों का गठबंधन बन रहा है उस पर होगा। उसमें मैं बीच में एक हल्का सा इंटरप्शन कर रहा हूं प्रदीप जी। ये तो बल्कि पहला सवाल मुझे आपसे ये पूछना चाहिए था, आप कल नहीं जुड़ पाए थे, आपकी थोड़ी तबीयत नासाज थी, पर ये 4 राज्यों में आपका व्यक्तिगत आकलन क्या है? स्कोर लाइन क्या होने वाली है? मेरे हिसाब से तो जो है 2-2 रहने वाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान बीजेपी जीतेगी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस जीतेगी। तो ये मतलब कह सकते हैं कि मैच टाई होगा। तो इसलिए जो है कोई इस नतीजे का, फिर मैं कह रहा हूँ 24 मतलब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इसका अंतर हमको आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि मतदाता करता है। मतदाता के लिए स्टेट इलेक्शन अलग है, उसके इश्यूज अलग हैं, उसमें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है, और जो नेशनल इलेक्शन है उसमें वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे देखता है। 2018 में भी कांग्रेस इन 3 राज्यों में जीती थी, अभी तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल पलट गई थी तस्वीर लोकसभा चुनाव में। इसमें भी कुछ बदलाव आया है, कांग्रेस की ताकत 2018 के मुकाबले, तब राहुल गांधी अध्यक्ष थे, अब मल्लिकार्जुन अध्यक्ष हैं, और जो मुद्दे आए हैं, जो एक तो पिछड़ी जाति में सेंधमारी की कोशिश विपक्ष की तरफ से, और लाभार्थी वोट बैंक जो बीजेपी ने क्रिएट किया था, अब कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, रेवड़ियां अब सब बांट रहे हैं, और क्या मतदाता नहीं कहेगा ये दिल मांगे मोर, भाई तुम दे रहे थे अब ये भी देने लगे? उसमें कुछ दुविधा पेश आ सकती है क्या, और किसके लिए पेश आएगी? नहीं, विपक्ष के लिए आएगी, क्योंकि मोदी और बीजेपी तो दे चुके हैं, मतलब उन्होंने जो प्रॉमिस किया उसको वो डिलीवर कर चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां जो, मतलब हम नेशनल इलेक्शन की दृष्टि से कह रहे हैं, लोकसभा की, राज्यों की दृष्टि से नहीं, वो उनका केवल प्रॉमिस है कि अगर आए तो ऐसा करेंगे। मोदी के सामने ये नहीं है, मोदी के सामने ये है कि हमने ये कहा था और ये किया। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, कांग्रेस की स्थिति में अंतर आएगा जब राहुल गांधी की स्थिति में अंतर आएगा। बिना लीडरशिप के, बिना सेनापति के फौज जो है लड़ नहीं सकती। पिछले चुनाव में मैंने पहले भी कहा था, 19 में राहुल गांधी अध्यक्ष थे, कांग्रेस की लीडरशिप का इशू बिल्कुल क्लियर था, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। कॉन्फिडेंस था कांग्रेस में कि हम हरा सकते हैं, आप कह सकते हैं नतीजे के बाद कि वो ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन कॉन्फिडेंस था। इस बार कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये सवाल आते ही उस सवाल से बचने की कोशिश करती है। तो अब सवाल ये है कि
लीडर कौन होगा अपोजिशन का? नहीं, ये सवाल तो दरअसल तीनों राज्यों में बीजेपी से भी पूछा जा सकता था, उसका जवाब, या ये सवाल पत्रकारों ने कम ही पूछा बीजेपी से। अब 24 आते आते सब पूछने लगेंगे मोदी के सामने कौन, पर अशोक गहलोत के सामने कौन था, या कमलनाथ के सामने कौन, या भूपेश बघेल के सामने कौन। ये सवाल तो पलट जाता है। ये अपनी सुविधा अनुसार नैरेटिव सेट किया जाएगा क्या? नहीं, ये सवाल तो खूब पूछा गया राज्यों में, हाँ। और पूछा ही जाएगा। पिछले 25-30 साल में जो पॉलिटिक्स हुई है उसमें स्टेट में भी और नेशनल लेवल पे लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। हम जिसको हम वोट देंगे तो सरकार चलाएगा कौन। अभी तक ये था कि पार्टी को सिर्फ देखते थे, अब पार्टी के साथ नेता को भी देखते हैं। एक समय सिर्फ नेता को देखते थे। आप नेहरू जी का समय याद कीजिए या इंदिरा जी का समय याद कीजिए, तो उस समय जो है पार्टी और नेता में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। कांग्रेस और चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी। नहीं, ये बात आपकी सही है। करिश्माई नेतृत्व तो इस देश में काम करता रहा है। आप तीनों से जो स्टूडियो में मौजूद हैं, अब दबंग दिबांग भी आ गए हैं, आपका आकलन तो मैंने कल ले लिया था, पर उसी आकलन को अब आगे बढ़ाएं। उस आकलन के हिसाब से आप जो कह रहे थे अभय, तो कांग्रेस को क्लियर एज दिख रही है जी। ये 3-1 या 4-0 भी वाली नौबत भी आ सकती है। जी। तो इसमें वो मुद्दे भी तय होने लगे हैं क्या? क्योंकि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम 2024 की बात करेंगे। देखिए, जो चीज़ कांग्रेस के लिए लाजमी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी लाजमी नहीं है। कांग्रेस को इन विधानसभा चुनावों में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना है, असाधारण प्रदर्शन करना है, तभी उसका कुछ नैरेटिव बन पाएगा। थोड़ी बहुत कांग्रेस अगर अपनी कहानी देश की जनता को मोदी के मुकाबले सुनाना चाहती है, विपक्ष की तरफ से सुनाना चाहती है, तभी बन पाएगा जबकि कांग्रेस बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन साधारण रहा, मान लीजिए वो एक राज्य में किसी तरह एक राज्य में जीत गई, दूसरे राज्य में फंसा गया चुनाव, थोड़ी आगे बढ़ गई, तो वो साधारण प्रदर्शन रहेगा, तो फिर कांग्रेस की बात में दम नहीं होगा। या प्रदीप जी जो कह रहे हैं 2-2 छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस, मध्य प्रदेश और मैं राजस्थान ये कहता हूं कि बीजेपी। कांग्रेस चुनाव हार जाए, लेकिन वो इस तरह हारे लगे कि बहुत ही पराक्रम के साथ चुनाव लड़ी। इस तरह नहीं हारे ऐसे गुजरात में हारी थी, उस तरह से नहीं। तो इसमें अब मुद्दे भी अहम हो जाएंगे क्या भाई? जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान की बात करते हैं, जब कांग्रेस हारती है तो बिल्कुल नैया डूब जाती है और छप्पर फाड़ जीत होती है बीजेपी की। आकलन यह है कि टू क्लोज टू कॉल दिख रहा है। तो अब इसमें पिछड़ी जाति की लामबंदी, या खास मैं राजस्थान की बात करूं, और आपसे पहले बीच में विजय का इंटरप्शन चाहूंगा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, एक जो खाका तैयार होता दिख रहा है, क्या वो कुछ ताकत देगा कांग्रेस को, या अभी पिछड़ा वोट बैंक, लाभार्थी जैसा प्रदीप कह रहे हैं, वो डटकर खड़े हैं अभी बीजेपी के साथ? विधानसभा चुनावों में खासतौर से राजस्थान को अगर देखें तो ये तीनों जो वोट बैंक जिसका आपने जिक्र किया वो कांग्रेस को ताकत दे रहे हैं। और जो कांग्रेस के लिए बार बार आप बात करते हैं कि कांग्रेस बहुत खराब हारती है, वो यदि हार भी रही हो राजस्थान में, अभी नहीं कह सकते, लेकिन वो उस तरह की हार उसकी नहीं होगी कि वो 21 सीटों पर पहुंच गई, वो सम्मानजनक रहेगी। और उसकी बड़ी वजह है कि ये जो सारा वोट बैंक है वो मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहा है। लेकिन यदि हम तो इसको 2024 में एक्सट्रापोलेट करें तो मैं आ रहा हूँ जी हाँ, 2024 का ही मैं बात कर रहा हूँ। एक तो समझना चाहिए 2024 को 2018, 2019 और 2019-2024 में फर्क क्या है। एक फर्क तो यह है कि समझ लीजिए यदि रिकॉर्ड के हिसाब से देखें, फैक्ट्स में देखें, तो बीजेपी का क्या नुकसान हो रहा है। यदि ये चारों राज्यों के चुनाव देखें तो चारों राज्यों में 0 थी भारतीय जनता पार्टी 2018 में, तो 2023 में मान लो चारों अभी हार जाए तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो कागजी गणित हो गया। मतलब वही मैं कह रहा हूं कि कागजी गणित के हिसाब से कोई नुकसान उसको नहीं हुआ। यदि लेकिन अब जो है, मैं इस चुनाव को 2024 को कांग्रेस के मद्देनजर ज्यादा देखता हूं। कांग्रेस ने बेहतर काम किया है, मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि कांग्रेस में ताकत बढ़ी है। और तेलंगाना में यदि वो बीआरएस को हरा रही है, जिसका प्रभु ने भी जिक्र किया, ये पहली बार होगा कि वो किसी रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी को हराकर लड़ना बहुत मुश्किल काम है। भारतीय जनता पार्टी को 2002 से 2017 तक आना पड़ा उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी को हराने के लिए। तो रीजनल पार्टी जब होती हैं तो उनको नेशनल पार्टी हराने में बड़ी ताकत लगती है। और तेलंगाना में केवल कांग्रेस की जीत, रेवंत रेड्डी की जीत नहीं है, वहां पर राहुल गांधी ने न केवल भारत जोड़ो यात्रा में 15 दिन बिताए, भारत जोड़ो यात्रा, जमीन वहीं तैयार होती थी, वहां पर अब कह सकते हैं हम, कह सकते हैं।
दूसरा, वो उसको भारतीय जनता पार्टी को रोक रही है। क्या तेलंगाना में वो 4 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी थी उसमें नुकसान कर पाएगी? क्या कर्नाटक में जो पूरा वोट लोकसभा में भारतीय जनता तो पार्टी को नए मिला था, समीकरण बन नए रहे हैं। समीकरण बन रहे हैं। हालांकि तेलंगाना में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नुकसान उठा रहे हैं वो लोकसभा चुनावों के लिए उठाया है कि वो बीआरएस के साथ जाकर लोकसभा का चुनाव लड़े और चलिए, उसको अभी compensate पर कर कुछ सके। नए समीकरण आपको बनते भी दिख रहे हैं देखिए, इन चुनावों अभी में। सी वोटर ने विभिन्न राज्यों के सामाजिक आंकड़े दिखाए थे कि कौन सी बिरादरी किसके साथ दिखाई पड़ती, अनुमानित दिखाई थी। उसमें साफ दिखता है कि दलित, आदिवासी और मुसलमान ये मजबूती के साथ हर राज्य में कांग्रेस के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में जो पिछड़ा वोट है वो पूरी तरीके से आधा आधा विभाजित हो गया है, ये दिखाया था। ये बहुत दूसरी एक जगहों पर- सेकंड, एक सेकंड, एक आंकड़ा फैक्ट चेक भी करा दें दर्शकों का। 1996 में जो पिछड़ी जाति थी 19% ने बीजेपी को वोट दिया था और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 44% आ गया था। हाँ। देखिए, जो हिंदुत्व की राजनीति की पुरानी टेक है वो यही है, दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से चली आ रही है कि द्विज जातियों को, जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट हैं, उनके साथ में शूद्र जातियों यानी ओबीसी को जोड़ना, इस तरह एक बड़ी हिंदू एकता बनाना। सोशल इंजीनियरिंग हाँ, जो जो थी, भी- ओबीसीआइजेशन अब- बीजेपी जी, जी। की। अच्छा, अब ये ओबीसीआइजेशन के बावजूद द्विज जातियों का न फिरंट होना, हाँ। मतलब ऐसा ओबीसीआइजेशन जो द्विज जातियों को जोड़े रखता है, फर्क है दोनों बातों में है। अच्छा, ये किया तो कांग्रेस शुरू से कोशिश कर रही है कि जो ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ बड़े पैमाने पर गया है उसको किसी तरीके से वहां से निकाल के उसके एक हिस्से को अपनी ओर खींचा जाए। इसीलिए जातिगत जनगणना की बात हो रही है। ये सारी बातें जो हो रही है ना कि ये पिछड़ा अब पावर ग्राउंड 100 पर में 60 उतरती वगैरह। दिख रही हैं। नहीं, ये इनका तो असर अभी- दिख रहा ये है अभी इन शुरू चुनावों हुई में। है। इनका चुनावी नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि वहां कांग्रेस का नेता ही ओबीसी है, भाजपा के पास नेता ही नहीं है वहां पर, है, इसलिए वहां दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या, मेरा सवाल यह है, क्या नतीजा 2024 के मई तक कांग्रेस या गैर भाजपा विपक्ष के साथ होगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाजपा का काम ओबीसी जातियों में बहुत ही जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश इस बात का सबूत है और दूसरे कई राज्य सबूत हैं कि उन्होंने द्विज जातियों के साथ में ओबीसी जातियों को बड़े पैमाने पर पर वो जोड़ने खाका में सफलता तो प्राप्त की है। उसमें कुछ सेंधमारी हो रही है। उस ढांचे को ही कांग्रेस और विपक्ष तोड़ना चाहता है। जैसे ही वो ढांचा टूटेगा, क्योंकि देखिए भाजपा का खेल तभी गड़बड़ाता है, टूटता दिख रहा है जब इस उससे या जनादेश तो- में। भाई उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन तभी कमजोर होता है जब कोई द्विज वोट टूटता है या ओबीसी वोट टूटता है, तभी तो कमजोर होता है। जैसे ही वो वोट वापस आता है वैसे ही भाजपा दुर्जय हो जाती है वहां पर। ये वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से ओबीसी वोट नहीं, ये वहां से जमीन फ्रंट हो। पर आप कैसे देख रहे हैं? इसे होता देख रहे हैं? नतीजे तो खैर कल देखिए, आएंगे। इसके- एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं, आपको नहीं, लग रहा है इसका असर, अब जैसे कि बिहार है, बिहार में जो एनडीए के आंकड़े थे वैसे तो इस बार नहीं होने वाले, क्योंकि एनडीए ही बदल गया है बिहार में। अब एनडीए ही पिछला वाला नहीं रहा, तो बिहार में भाजपा को जो नुकसान होगा उसमें इस चीज की भूमिका होगी। दूसरे कई राज्यों में जो नुकसान होगा उसमें इस चीज की भूमिका होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक ओबीसी एकता का एक गुलदस्ता पेश किया जिसका फायदा उन्हें मिला। वो बाद में कायम नहीं रख पाए एकता, क्योंकि उसी एकता के कारण तो उन्हें इतना जबरदस्त 125 सीटें मिली। 125 सीटें मिली। हाँ। तो ओबीसी एकता होने पर ओबीसी वोट बीजेपी से अगर खिसकता है तो उसको, उसकी भरपाई करना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं खिसक जाएगा, मैं कह रहा हूं अगर खिसकता है तो बहुत मुश्किल होगा। आपको क्या संकेत दिखते हैं इस जनादेश, जो अभी जनादेश तो नहीं आया, पर एग्जिट पोल जो बानगी दे रहे हैं 2024 की लड़ाई के लिए क्या संदेश, संकेत मिल रहे हैं दिबांग? देखिए, अगर इसको इस नज़रिए से देखें कि मुद्दों की क्या बात हुई, तो आप देखिए बहुत दो बड़े मुद्दे जो बड़े दिखाई दिए इन चुनावों में कि, और जो कि आगे भी चल सकते हैं, वो एक है कास्ट सेंसस वाला मुद्दा, ओबीसी पॉलिटिक्स, जातिगत जनगणना। बिल्कुल। दूसरा जो बड़ा मुद्दा दिखाई उससे दिया, आरक्षण भी जुड़ता है, उससे आरक्षण और वो सब- बेरोजगारी भी कहीं जुड़ जाता है। वो सब उससे जुड़ते हैं। दूसरा मुद्दा मैं बता रहा हूं, लाभार्थी वाला योजना, रेवड़ी वाला योजना। अब देखिए कि 16 जुलाई 2022 बुंदेलखंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, कहते हैं कि ये जो रेवड़ी बांटना है ये देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग रेवड़ी बांट रहे हैं वो हाईवेज नहीं बना सकते, वो एयरपोर्ट नहीं बना सकते, वो डिफेंस कॉरिडोर्स नहीं बना सकते। चुनाव आता है राजस्थान में, और हम दर्जनों सब बार जानते इस हैं, बात को दोहराया 16 जुलाई के बाद पिछले साल से। बिल्कुल। हाँ। और फिर राजस्थान में आप आइए तो मोदी की 20 गारंटियां, यानी आपने अपना खेल पलटा
उससे क्या हो रहा है कि आपको मुश्किल हो रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि हम लोग गैस सिलेंडर उनसे भी सस्ता कर देंगे, वो अगर 500 करेंगे हम 450 करेंगे। पर वो राजस्थान के लोग ये करेंगे, पूछ रहे हैं कि आप गुजरात राजस्थान में क्यों नहीं करेंगे तो करते? गुजरात में क्यों नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में क्यों नहीं तो करेंगे? इसलिए आप उसमें ऑल आउट नहीं जा सकते। हाँ। तो आपको वहां आपके हाथ बंधे रहे रेवड़ी पॉलिटिक्स के। रेवड़ी पॉलिटिक्स का बीजेपी के पास क्या जवाब है इन चुनावों में वो ढूंढ नहीं पाई। उसने कोशिश जरूर की लेकिन रेवड़ी पॉलिटिक्स के तारों में वो उलझती रह गई। और एक तरीके से जो बड़ी बात है कि आप अपनी पॉलिटिक्स छोड़ के विपक्ष की पॉलिटिक्स की तरफ आ गए। आप इसकी आलोचना कर रहे थे और आपने उसी को अपना लिया। आप देखिए ओबीसी पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स में आपने क्या किया, आपने कहा शुरू में आपने मना किया, आपने कहा कि ये जो है देश को बांटने की बात है। केंद्र सरकार की जब बात हुई, केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह का करना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपने उसका विरोध किया। आप जब तेलंगाना गए तो आपने कहा कि यहां मुख्यमंत्री बनना चाहिए बैकवर्ड कास्ट का। ये बात उन्होंने कही। इस सब के बाद यही बात गृह मंत्री जी ने भी कही। फिर गृह मंत्री ने कहा हम विचार कर रहे हैं, हाजी विचार कर रहे हैं, कमेटी बना रखी है। उस पर भी बात आई। वो कमेटी किसकी थी वो बाद में उस पर और खुलासे हुए। पर मैं ये कह रहा हूं कि इसको भी ठीक से वो हैंडल नहीं कर पाए। एक और बात देखिए, एक ऑर्गेनाइजर ने कर्नाटक चुनाव के बाद, मुझे मालूम है आपको इसकी डेट याद है, 23 मई ऑर्गेनाइजर ने सुझाव दिया कि भाई आपका स्थानीय नेता मजबूत होना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व नहीं चलेगा। करेक्ट। हिंदुत्व वो चलाने की राजस्थान में पहली बार वहां भी कोशिश की गई। मुझे मालूम है, पर मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ उस लेसन को ले रहा हूं। अब आप ये देखिए कांग्रेस पर कैसे फिट बैठता है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में है, कमलनाथ मध्य प्रदेश में है, आप आगे चले आइए गहलोत साहब राजस्थान में है। इनके पास तेलंगाना में कोई नहीं था। तो अनुमूला रेवंत रेड्डी यानी वो व्यक्ति जो एबीवीपी से शुरुआत की, जिसने फिर वो टीआरएस में गए, टीआरएस में चुनाव नहीं लड़ पाए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के जीते, इंडिपेंडेंट लड़ते रहे। उसके बाद वो टीडीपी में चले गए, कांग्रेस और टीडीपी का जो समझौता पिछली बार हुआ वो करवाया, कांग्रेस में चले आए। बहुत मजबूत नेता हैं। सबसे बड़ी खासियत, जेल भी जा चुके हैं वैसे, सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर खुलकर बोलते हैं, बड़े हल्ले से बोलते हैं, हमले से बोलते हैं, करिश्माई नेता हैं। उनको वो नेता वहां नहीं था, ये नेता मिला, उसने अपने आंकड़े बिठाए, दलितों को साथ जोड़ा, ओबीसी को साथ जोड़ा। रेड्डी वहां पर हैं, रेड्डी बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, काम जितना भी है रेडियो का ही होता है, खेत बड़े बड़े इनके हैं, वो उन्होंने जोड़ा और आज वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पिछले चुनाव में 11 जिलों में से 10 जिले थे बीआरएस के पास, खम्मम सिर्फ था इनके पास, कांग्रेस के पास। आज वो वहां जीते। तो वो जो ऑर्गेनाइजर ने जो सुझाव दिया था, इसलिए मैं उतना विस्तार नहीं कर रहा था उस पर, उसको अगर जब कांग्रेस की तरफ से देखिए तो वो बात जमीन पर लागू होती है। आपने कांग्रेस ने इसमें आखिरी चीज, कांग्रेस ने सिर्फ एक जगह थोड़ी सी खटपट की इसमें, और वो कहां था? राजस्थान। आप लगातार भिड़ते ही रहे, यानी केंद्रीय नेतृत्व लगातार गहलोत से 4.5 साल तो लड़ते ही रहे। हाँ। और इस समय जो सबसे मजबूत कड़ी अगर कांग्रेस की कहीं है तो वो वही है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गहलोत को अगर ये शुरू से सपोर्ट किए रहते, वहां पर एक ये जो बात उठी थी छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में वो पूरी तरह से उनके साथ हो गए थे, जो आधा टर्म वाला थी वो बात खत्म करते हुए, अगर यहां करते तो मुझे लगता है कि यहां भी गहलोत उतनी मजबूती से लड़ते। तो यहां पर प्रभु हम मुद्दों पर भी आ गए। और एक दिलचस्प बात जो मैंने देखी, और आप अपने तजुर्बे के आधार पर बताइए आकलन सही है क्या, मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, मुद्दे तय करती थी, अब वो लाभार्थी हो, ओबीसीआइजेशन हो, बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग, सबको बाखूबी अंजाम दिया उन्होंने। लेकिन पिछले कुछ दिनों से और इन चुनावों में भी खास, अगर हम मुद्दों की बात करें प्रभु, तो जो पिच पहले बीजेपी सेट किया करती थी, कांग्रेस विपक्ष को मजबूर करती थी उस पिच पर खेलने के लिए, अब दरअसल कांग्रेस और विपक्ष पिच तैयार करने लगा है और बीजेपी को अब उसको उस पर आकर खेलना पड़ रहा है। क्या ये कुछ बदलाव हुआ है क्या राजनीति में? देखो, एक सुधीर, एक सिंड्रोम है जो होता है हर पार्टी में, जब वो सत्ता में काफ़ी दिन तक रहेंगे और एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेंगे और वहाँ से ही आपको इंडिकेशन आएंगे तो आपकी फटीक हो जाएगी। वो दिखाई देता है कि 10 साल से मोदी जी नेतृत्व यहाँ से कर रहे हैं, अमित शाह जो हैं होम मिनिस्टर हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, दोनों लोगों चेहरा और चलन इनके थ्रू देखा जाता था।
तो 10 साल के अंदर अपने आप को परिवर्तन करना राजनीति के अंदर बहुत मुश्किल होता है। कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं, सब चीज़ आते हैं। अब तो टॉप डाउन पोजीशन चल रही है। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में टॉप डाउन में नैरेटिव सेट होगा तो वहाँ पर नीचे के लोग सोचना बंद कर देंगे। तो इसलिए नीचे के लोगों ने सोचना बंद कर दिया, फीडबैक सिस्टम खत्म हो गया। तो आप जो कह रहे हैं नेटिव करें, पहले हिंदुत्व वाला एजेंडा उनका चलता था कि हम 370 हटा देंगे, हम यूनियन सिविल कोड ले आएंगे, हम कई बाकी जगह के राम मंदिर बनवा देंगे। ये जब हिंदू जो रिलेटेड इश्यूज थे वो 10 साल तक चले, वो पूरे हो गए। उसके बाद विकास पे आएंगे, जातिवाद पे शुरू हो गए आप। मैं जातिवाद को वोट का डिटरमिनेंट फैक्टर नहीं मानता कि एक ही फैक्टर जातिवाद डिवाइड करता है, क्योंकि ओबीसी के वोट, कल्याण सिंह पहले बीजेपी के ओबीसी चीफ मिनिस्टर बने। लाभार्थी भी है एक बड़ा, एक बड़ी लाभार्थी जाति भी क्रिएट की, उसमें से इनमारी हो रही है। अब सब बांटने लगे, हर कोई गारंटी दे रहा है। नहीं, मेरी बात आपने पूरी गारंटी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे बात पे आ रहा हूँ कि अब हर चीज़ की गारंटी। पहले आप कहते हैं कि आप फ्रीडम, ये फ्रीबीज हैं या रेवड़ी हैं, गारंटीज पे आ रहे हैं। मेरे को ये भी लगता है कि जनता काफ़ी मैच्योर हो चुकी है हर स्टेट के अंदर। आप जब रेवड़ियाँ बांटी, या एक बार गैस का असर ज़रूर हुआ था कि जब आपने उज्ज्वला के दौरान गैसें दी, महिलाओं ने वोट दिया, 53% वोट्स निकल कर हिंदुस्तान के अंदर आए, तो महिलाओं का जैसे वोट बढ़ता चला जा रहा है। 12% महिलाएं वोट करती थी 1952 के अंदर, अब आप देखते हैं 50% से ऊपर जा रही हैं। तो महिलाओं के आने से ये एक इशू बनता चला जाए। महिला क्योंकि किचन चलाती हैं, घर चलाती हैं, तो उनके कितना असर पड़ता है इसके ऊपर सीखती हैं वो लोग। परंतु आप कहें कि जातियों के बात के ऊपर नैरेटिव सेट किया बाकी लोगों ने, मैं उस बात पे ठीक है, जाति बात उठाते रहते हैं, कभी ओपिनियन पोल हम करते हैं। मैं 1980 से देख रहा हूँ, महंगाई, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये नंबर 1, नंबर 2, 3 इशू आते हैं। तो 40 साल के अंदर इशू बदले नहीं है, मुद्दे बदल नहीं है, तो बदला क्या है? तो आप नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं कि मोदी जी एक नई चीज़ थे। अभी किसी ने कहा कि जो सवाल जो होता है कि मोदी जी के खिलाफ कौन है, भाई अटल जी के खिलाफ कौन था? अटल जी सबसे पावरफुल नेता रहे। इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल मार्च 2004 का देख लीजिए उठा के, 351 सीटें हम लोगों ने दी थी, बीजेपी को मिली 140। हाँ, जनता जब हराने पे आती है वो ये नहीं देखती है अटल जी हैं, मोदी है, इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है, तो ये सब नहीं होता। ये नहीं होता है। तो जमीन पर जो चर्निंग हो रही है, आखिरी सवाल, एक सेकंड प्रभु, प्रदीप सिंह से। हाँ प्लीज, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, कुछ जोड़ना चाह रहे थे तो मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन पे जो आपने बात है, ज़मीन वोटिंग पैटर्न जो है, वोटिंग की सेंसिटिव है। और न्यू वोटर जो अगर आप दिखा रहे थे, नए वोटर हर साल जो ऐड हो जाते हैं, उनको टीवी दिखाई देता है, व्हाट्सएप दिखाई देता है, वो सब किसी से फर्क नहीं पड़ता कोई भी। यस, मोदी से ज़्यादा पॉपुलर लीडर कोई नहीं है, ना होगा अभी अगले ना आने वाले। अटल जी से पावरफुल लीडर, पॉपुलर लीडर उस वक्त कोई नहीं था, और पिछले 5 साल तक ओपिनियन पोल के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी पर जमीन पर चर्निंग की बात हो रही थी। प्रभु बहुत ही कम समय है मेरे पास, तो प्रदीप से एक आखिरी सवाल। प्रदीप, क्या मुद्दे भी तय हो रहे हैं और पिच बीजेपी सेट करती थी, अब क्या विपक्ष सेट करता दिख रहा है? छोटा सा जवाब चाहूंगा। देखिए, मुद्दे जो विपक्ष, ये ओबीसी पॉलिटिक्स का, दरअसल कांग्रेस उसकी को लीड कर रही है, इसलिए ये चलेगा नहीं। ओबीसी कभी भी खासतौर से नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस के साथ रहा नहीं। जिन पार्टियों के साथ रहा है वो गठबंधन में पहले से है, तो उनके साथ कुछ ऐड नहीं होने वाला है। तो वो ओबीसी की पॉलिटिक्स कर चुके हैं और ईबीसी उनसे परेशान हो चुका है। और गारंटी पर भरोसा, किसकी गारंटी पर भरोसा होगा? भाई अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो तो मोदी की गारंटी पर भरोसा है। उन्होंने संगठन में हिस्सेदारी दी, सत्ता में हिस्सेदारी दी, उसके अलावा लाभार्थी योजना के जरिए लाभ पहुंचाया, उनके जीवन स्तर को सुधारा। सेंधमारी की आशंका है कि हम भी जी सेंधमारी की आशंका, सेंधमारी की कोशिश है, मुझे आशंका नहीं लगती। आशंका नहीं लगती। छोटा सा कमेंट प्लीज, मुझे क्लोज करना है। या तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए, बहुत बड़ी घटना हो जाए, तब अलग बात है। ठीक है, बदलाव आने में ध्यान समय दिलाना लगता चाहूंगा कि ओबीसी वोट केवल उत्तर भारत में नहीं है, विंध्याचल के उधर भी ओबीसी वोट है, और विंध्याचल के उधर ओबीसी वोट मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ रहता है, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रहता है। वहां भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट की ग्राहक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस वोट की ग्राहक है वो हम लोग जानते हैं, मतलब वो एक छोटा दायरा है। इसलिए जो उत्तर भारत है, मतलब, और खासतौर से पश्चिम भारत, उत्तर भारत, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट पे उसका दावा है। और जो कांग्रेस को विपक्ष की रणनीति है वो इसी इलाके में केंद्रित होकर भारतीय जनता पार्टी से कुछ ओबीसी वोट पूरा तो अब मुद्दे भी सामने आने लगे हैं। कौन मुद्दा कितना भारी पड़ेगा और उसमें किसकी बात पर भरोसा किया जाएगा,
खैर, कल जनादेश का दिन है, आज की रात कयामत वाली रात है, तो आज की रात गुजारते हैं। कल जनादेश के बाद और फर्म विश्लेषण हम कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कल का जनादेश है, अभी तक जनादेश आया नहीं है। एग्जिट पोल के आधार पर हम 24 के संदेश और संकेत तलाश रहे थे। डीपी यादव आगरा वासी हैं, कह रहे हैं जो जातीय जनगणना की बात करेगा वो देश में राज करेगा। जबकि एक और दर्शक है हमारे, उनका क्या मानना है वो भी अभी स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला है। थोड़ा सा देर लग जाती है कई बार। श्रवण दास भुवनेश्वर वासी हैं, वो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि एग्जिट पोल्स सही ही हों, आंकड़े बदल भी सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रवण भाई, कल का इंतज़ार करेंगे। पर राजनीति का ऊंट करवट बदल रहा है क्या, इस पर और चर्चाएं जारी रहेंगी। आज इतना ही, नमस्कार।